हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आस्था आईएएस के क्लास नोट्स से मेंस के जो इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमिक सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ये क्लास नोट्स है। और इकोनॉमी में क्या क्या हमें पढ़ना है ये पहले हम देख लेते हैं। आस्था आईएएस क्लास नोट्स अर्थव्यवस्था का ये नोट्स है और इंडियन इकोनॉमी में हमें दिया गया है। ये पेपर 2 का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 का मेंस में बीपीएससी के। और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो लिस्ट ऑफ जो टॉपिक्स है, पहला है कृषि। तो कृषि में हमें क्या पढ़ना है, कृषि की वर्तमान स्थिति क्या है, कृषि का योगदान क्या है और इसकी समस्याएं क्या क्या हैं तथा इसके उपाय क्या है। उपायों में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए उपाय और बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया उपाय। कृषि में ही हमें दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है हरित क्रांति, फिर है जैविक खेती, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार कृषि कानून, उसके बाद कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि साख, बीमा योजनाएं, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों का विपणन, उसके बाद खाद्य सुरक्षा। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमें कृषि में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मानव संसाधन, और मानव संसाधन में जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, गरीबी के बारे में पढ़ना है, बेरोजगारी, समावेशी विकास, उसके अलावा सार्वजनिक वित्त है, सार्वजनिक वित्त, उसके बाद बजटरी सिस्टम में हमें जीएसटी, सब्सिडी और 15वां वित्त आयोग से संबंधित पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग और उद्योग आधारित संरचना, उसके बाद योजना आयोग और नीति आयोग की उपलब्धियां, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूबी, आईएमएफ और ब्रेक्जिट, उसके बाद वित्तीय समावेशन। और इसका अगर सोर्सेज देखें तो सोशल साइट्स, ट्विटर, सीएमओ और पीआईबी, ये सारे सोर्सेज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। योजना और कुरुक्षेत्र से भी कुछ मटेरियल इसमें लाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है किसानों की आय को दुगना करना। तो ये हमारा जो है एक तरह से सिलेबस दिया गया है कि जो इकोनॉमी का टॉपिक है उसमें किन किन सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक्स पे सवाल आते हैं और किन किन टॉपिक्स को हमें ये जो आस्था है इसका क्लास नोट्स है इसमें इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स को पढ़ाया गया है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है कृषि में, कृषि से जो भी संबंधित टॉपिक्स दिए गए हैं उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है कृषि का। कृषि में हमें पढ़ना है कृषि की दशा, कृषि का योगदान क्या क्या है, कृषि से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हैं और इसके समाधान क्या क्या है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार जैसे राज्यों में भी कृषि जीविका का मुख्य आधार है। देश में 58% लोगों की प्राथमिक जीविका का आधार कृषि है। बिहार राज्य में यह लगभग 78% तक है। प्राथमिक क्षेत्र में यह कृषि के साथ पशुपालन तथा बागवानी भी शामिल है। तो कृषि जो है जीविका का मुख्य आधार है भारत जैसे कृषि प्रधान देश में। और ये यहाँ पे जो है भारत में लगभग 58% जो लोग हैं वो प्राथमिक जीविका के लिए कृषि पर आधारित है और बिहार में यही प्रतिशत बढ़ के 78% तक चला जाता है। कृषि के साथ प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन और बागवानी को भी शामिल किया गया है। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी है तो 16.1% है, जबकि बिहार के जीएसडीपी में 19.3% है। वर्ष 2019-20 के लिए देश में कुल अनाज का उत्पादन 29.66 करोड़ टन है। देश में कुल अनाज का उत्पादन दिया गया है वर्ष 2019-20 के लिए। अब आपको क्या करना है कि वर्ष 2019-20 के लिए जो दिया गया है ये डाटा, ये जब एग्जाम होगा मेंस का तो उस समय का जो लेटेस्ट डाटा होगा वहाँ पे ये आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा बिहार की भी भागीदारी दी गई है। अनाज के अलावा भारी मात्रा में बागवानी और पशु उत्पाद का भी उत्पादन होता है। वर्ष 2019 के लिए बागवानी उत्पाद लगभग 31.95 करोड़ टन है। दूध उत्पाद में भारत लगभग प्रथम स्थान पर है। विश्व पशु का 31% भारत में पाए जाते हैं, यानी कि पूरे विश्व में जो पशु पाए जाते हैं उसका 31% सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। भारत में कुल पशुओं की जो संख्या है वो 53.57 करोड़ है। दूध उत्पादन, चीनी उत्पादन, मछली उत्पादन सभी में सकारात्मक वृद्धि है तथा समग्रता में प्राथमिक कृषि विकास दर लगभग 4% है, जो समग्र आर्थिक विकास का आधार है। भारत से कृषि निर्यात उत्पाद में भी वृद्धि हो रहा है। वर्तमान में कुल निर्यात कितना हो गया है तो 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। कृषि निर्यात उत्पादित कितना हो गया है वर्तमान में तो 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है और वर्ष 2022 तक इसे बढ़ाकर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता के साथ प्रमुख निर्यातक देश बन गया है। 15 प्रमुख निर्यातक देशों में से भारत एक है। बिहार में भी अनाज उत्पादन के साथ साथ मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, बागवानी उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है।
इस स्थिति के साथ कृषि का अर्थव्यवस्था में तथा जीवन में व्यापक महत्व है। अब कृषि का क्या क्या योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर योगदान देखें तो खाद्य सुरक्षा में है, पोषण सुरक्षा में है, किसानों को रोजगार देने में है, पशुपालन में है और किसानों की आय बढ़ाने में है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कच्चे माल का स्रोत और तृतीय क्षेत्र का योगदान कृषि का इसमें देखा जाता है, कृषि का से संबंधित दिया गया है। और कृषि में क्या है, तो घरेलू व्यापार, और घरेलू व्यापार में कृषि उत्पादों को बाजार विश्व का छठवां सबसे बड़ा बाजार भारत है। तो कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना ये तीसरे क्षेत्र में पाया जाता है, तृतीय क्षेत्र में है। और उसके बाद निर्यात है तृतीय क्षेत्र में। वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि बैंक और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, बीमा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, परिवहन की व्यवस्था है इसमें, जिसमें किसान रेल के बारे में दिया गया है। उसके बाद इसके भंडारण के बारे में दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण में अगर हम देखें तो ये द्वितीय क्षेत्र का दिया गया है। कच्चे माल का स्रोत है कृषि, और कच्चे माल का स्रोत में क्या क्या किया जाता है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कच्चे माल से पेय पदार्थ बनाया जाता है। इसके अलावा शराब का निर्माण, इथेनॉल और बायोडीजल के निर्माण किया जाता है। जैव ईंधन से चीनी बनता है, जूट, कपास, तंबाकू, कागज, चाय, कॉफ़ी और चमड़ा, ये सब कृषि उत्पाद से, पशु उत्पाद से तैयार किए जाते हैं। और अनेक उद्योग कृषि के लिए हैं, जैसे कि उर्वरक उद्योग, कीटनाशक, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण। इस प्रकार कृषि के द्वारा जीडीपी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार भागीदारी की जारी है। इस प्रकार योगदान के साथ कृषि में अनेक चुनौतियां भी हैं, विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में जहां कृषि से संबंधित सभी सकारात्मक पक्ष विद्यमान हैं। बिहार में कृषि की क्षमता, तो बिहार में कृषि की क्षमता के बारे में दिया गया है। विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बिहार में विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, गंगा के मैदान की वजह से। जल संसाधन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, और मानव संसाधन की भी यहाँ कोई कमी नहीं देखी जाती है। कृषि एक श्रम प्रधान क्रिया है, और बिहार में पर्याप्त तथा सस्ता श्रम उपलब्ध है। बिहार में जो है पर्याप्त मात्रा में आपको श्रम मिल जाएगा, और सस्ता आपको लेबर मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा विकसित बाजार देखा गया है। कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं, तो भारतीय कृषि की चुनौतियां बिहार के संदर्भ में क्या क्या है। आपने सकारात्मक पक्ष देखा, बिहार में कृषि की कुछ सकारात्मक पक्ष क्या है, तो यहाँ पे विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, गंगा का मैदान है, यहाँ पे जल संसाधन की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे श्रम जो है ये आसानी से मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है, विकसित बाजार यहाँ पे पाए जाते हैं। अब चुनौतियाँ क्या क्या हैं बिहार के संदर्भ में भारतीय कृषि को लेकर, तो किसानों की आय में उस प्रकार वृद्धि नहीं जैसा कि अन्य वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि है। यानी कि कृषि उत्पाद में यहाँ के किसानों को उस प्रकार का फायदा नहीं मिल पाता है जैसा कि सेवाओं के मूल्य में, यानी कि तृतीय क्षेत्र में या अन्य वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि है। इसके अनेक कारण हैं, किंतु सबसे प्रमुख कारण छोटे एवं सीमांत किसानों की प्रतिशत भागीदारी का बढ़ना। ऐसे किसान जिनकी भूधारिता 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कि किसान जो है उनकी जो भूधारिता है, जो उनके पास भूमि है वो कम है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 80% तक है। 76% बिहार तथा राजकीय स्तर पर 86% है। ऐसे किसान जीविकोपार्जन को खेती करते हैं, यानी कि जो किसान हैं इनके पास भूमि इतने ही मात्रा में है जितने के लिए वो अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती कर सकें। दूसरा है औसत मूल्य धारित का निरंतर कम होना। जो औसत मूल्य आधारित किया, भू आधारित जो क्षेत्र है उसका निरंतर कम हो जाना। वर्तमान में यह 1.11 हेक्टेयर प्रति घर है, यानी कि जो औसत भूधारित है, औसत भूमि की जो किसानों के पास जो पाई जाती है उसका निरंतर वो कम होते जा रहा है। बिहार में यह भी अनेक टुकड़ों में विभाजित है, और इस प्रकार वैज्ञानिक खेती भी की समस्या है, यानी कि कम भूमि तो है किसानों के पास, लेकिन कम भी है तो एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगहों पे उनकी भूमि है, तो इस प्रकार वहाँ पे वैज्ञानिक खेती नहीं की जा सकती है, वैज्ञानिक खेती की भी समस्या है। तीसरा जो समस्या है वो है फसल तीव्रता का कम होना। जैसे अखिल भारतीय औसत 136% है, जबकि बिहार में यह 142% है। स्वतंत्रता के बाद केवल 25% वृद्धि हो पाई है फसल तीव्रता में अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि फसल तीव्रता का भी कमी देखने को मिला है बिहार में। राष्ट्रीय औसत 136% है, और बिहार में यह कितना है फसल तीव्रता, तो 142% है। कृषि लागत का अधिक होना इसका मुख्य कारण, कृषि की यांत्रिकरण का कम होना, आपदा की अधिकता इत्यादि, मजदूरी की लागत में वृद्धि, तो ये सारे समस्याएं दिए गए हैं कृषि के। इसके अलावा दिया कृषि पश्चात प्रबंधन की समस्या,
यानी कि कृषि जब की जाती है उसके अलावा जो उसके जब अनाज उत्पादन करके जब वो आते हैं घर में तो उसके प्रबंधन की भी समस्या देखने को मिलता है। खाद्यान्न प्रसंस्करण का अभाव है, केवल 10% का हो पाता है कृषि एवं सहायक उत्पादों का प्रसंस्करण और दूध का प्रसंस्करण। कृषि उत्पादों का परिवहन और भंडारण की समस्या है। कृषि उत्पादों के विपणन की समस्या देखी जाती है। व्यावसायिक खेती के लिए पूंजी की भी समस्या है और कृषि का असंतुलित विकास भी देखने को मिलता है बिहार में। इन चुनौतियों के साथ साथ बिहार में कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं। अब बिहार में इन चुनौतियों के अलावा भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि कुल जनसंख्या का 8.6% भाग, जबकि कुल कृषि क्षेत्र का केवल 3.8% बिहार में अर्थात कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता देखी गई है। तो यानी कि कृषि पर जो यहाँ पे निर्भरता है वो कितना देखा गया है, तो 3.8% देखा गया है। कुल कृषि कृषि क्षेत्र का 3.8% बिहार में ही कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता है। छोटे खेतों की यहाँ पे अधिकता है, वर्षा की अनिश्चितता है, अनाजों की खरीद की प्रक्रिया असंगठित है, भ्रष्टाचार की समस्या देखने को मिलता है। शुद्ध कृषि क्षेत्र का केवल 62% क्षेत्र ही सिंचित है और सबसे अधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल से यहाँ पे की जाती है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए तथा कृषि में उत्पादकता एवं उत्पादन की वृद्धि के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। अब क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, तो 3 कृषि कानूनों को पारित किया जाना, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत AIDF यानी कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यह कोष 1 लाख करोड़ का है और इसके तहत FPO, VPO, SHG एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कृषि कानून को पारित किया जाना, ये थोड़ा सा पीछे का लग रहा है कि नोट्स है। तो ये कृषि कानून तो पारित किए गए थे लेकिन फिर से उसे वापस लिया जा चुका है, तो इसका आप लोगों को जिक्र नहीं करना है। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत ये जो है AIDF, तो यह कोष जो है यह 1 लाख करोड़ का है और इसके तहत FPO, VPO और SHG एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि साख की राशि में भी वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020-21 के लिए यह 15 लाख करोड़ रुपए है। नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा इसके तहत ई गोपाला ऐप का भी विकास किया गया है। PM किसान योजना के तहत किसानों को सहायता, इसके तहत लाभ किसानों के खाते में 3 किस्तों में प्रति 6,000 राशि भेजी जाती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि SMAE यानी कि सब मिशन फॉर एग्री एक्सटेंशन। इसमें क्या क्या है, तो E-NAM, ई पशुहाट, M किसान ऐप, मौसम ऐप, एग्रीनेट जो कि है बाजार मूल्यों को पता करने के लिए। इसके अलावा कॉल सेंटर का नंबर भी दिया गया है 1551 किसानों के लिए। टीवी पर भी किसान चैनल चलाया जाए, रेडियो पे भी किसानों के लिए प्रोग्राम्स आते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फार्म प्रोड्यूस और कृषि से संबंधित ढांचे में सुधार। तो ये सारे जो है वो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा सुविधाएं की गई हैं, ऐप्स लाए गए हैं, कॉल सेंटर का निर्माण किया गया है, टीवी चैनल बनाए गए हैं, रेडियो पे भी प्रोग्राम आता है। तो ये सारे जो है वो कृषि के सुधार के लिए किए गए हैं। और भी बताए गए हैं, जैसे कि सारथी ऐप, किसान रथ ऐप निकाला गया है और देश का पहला किसान रेल देवलाली से दानापुर भी चलाया गया था। कृषि से संबंधित स्टार्टअप इको प्रणाली का विकास, जैसे कि RKVY दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के नाम से इनक्यूबेटर्स का विकास किया गया है। नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को बढ़ावा, इससे यूरिया का दुरुपयोग कम हुआ है तथा मृदा के स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है तथा अतिरिक्त रोजगार का भी सृजन हुआ है। वनीकरण को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि बहुत से ज़्यादा पेड़ लगाने को भी बढ़ावा दिया गया है। स्वामीनाथन समिति के सुझाव के अनुरूप MSP में 1.5 गुना की वृद्धि की गई है। पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के क्रम में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए ई जैविक खेती ऐप भी निकाला गया है और बजट 2020-21 के अनुसार जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन उपायों के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं जो बिहार जैसे राज्यों में लागू है। अब कौन कौन से कृषि के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो है राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड, RKVY, NFSM, MIDH, PMFBY, कुसुम योजना, PM कृषि सिंचाई योजना। तो ये सारे जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा कृषि में सुधार के लिए चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन है, BGREI है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र
और केंद्रीय किसान कृषि मंत्रालय के साथ नाबार्ड, एफसीआई, एप, नाफेड, आईसीएआर तथा अन्य अनेक निजी संस्थाएं और कंपनी कृषि को लाभकारी बनाने में कार्यरत है। तो केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कंपनियां हैं, तो ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, तो कृषि को लाभकारी बनाने में ये सारे कार्यरत हैं। कृषि की चुनौतियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं कदम। तो आपको ये मेंस में कई बार क्वेश्चन मिला होगा, कृषि के चुनौतियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर दिया गया है कि बिहार में भी कृषि विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय योजनाओं के विकास के साथ साथ, यानी कि केंद्र के जो योजना दिए गए हैं उसके विकास के साथ साथ बिहार के द्वारा क्या क्या किया गया है, तो कृषि विकास रोड मैप 3 का क्रियान्वयन जारी है और कुल निवेश लक्ष्य इसमें कितना रखा गया है, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए है। राज्य में कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दिया जाना, जैसे टपक सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई के लिए 90% जो है सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अन्य कृषि उपकरणों पर भी 40 से 80% सब्सिडी का प्रावधान है और राज्य में कुल 106 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की गई है। जीविका समूह की दीदियों को शामिल करते हुए पंचायत स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा राज्य में कृषि में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे इंद्रब्रज ऐप का विकास। और इंद्रब्रज ऐप किस लिए है, तो त्वरित झंझावात से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस ऐप का विकास किया गया है। इसके अलावा इस संदर्भ में राज्य की अनेक संस्थाएं सक्रिय हैं, जैसे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, आईसीएआर का पूर्वी कार्यालय पटना तथा अन्य। तो ये सारी संस्थाएं हैं और ये जो हैं वो सक्रिय संस्थाएं हैं। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना, इसके लिए जैविक मिशन की शुरुआत की गई है। 12 जिलों में जैविक गलियारे का विकास किया जा रहा है। बसोका जैविक उत्पादों के लिए सक्रिय है। बिहार स्टेट सीड्स ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो ये बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी जो है, ये जैविक गलियारे का विकास किया जा रहा है और जैविक उत्पादों के लिए जो एजेंसी है ये सक्रिय है। सरकार द्वारा जैविक खेती के लिए 1500 करोड़ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी भी दिया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राज्य सरकार सक्रिय है और इसमें फसल अवशेष को जलाना प्रतिबंधित है। राज्य में जल संचय को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि जल जीवन हरियाली, खेत में तालाबों का निर्माण, भूमि जल संरक्षण इत्यादि। किसानों को आधुनिक खेती व्यवहार की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण और कृषि संसाधनों में भ्रमण कराया जा रहा है। इसके अलावा 712 किसान पाठशाला, 543 किसान संगोष्ठी, 36 किसान वैज्ञानिक वार्तालाप का आयोजन भी किया गया है। भू दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूमि के साथ साथ भूमि विवाद को हल करने में सहायता मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा पशुपालन तथा बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना तथा ई गोपाला ऐप की शुरुआत खगड़िया में की गई। बागवानी विकास के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन जारी किया गया है। राज्य में पैक्स के माध्यम से एफसीआई द्वारा एमएसपी पर अनाजों की खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजार समितियों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बाजार समिति का जो आधुनिकीकरण भी इसमें किया जा रहा है कृषि में विकास के लिए। खाद्य प्रसंस्करण के राज्य में मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि के महत्व को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कृषि में उत्पादकता को बढ़ाकर किसान के जीवन में समृद्धि लाई जा सके। तो ये किसान से जुड़ी जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या योगदान दिया जा रहा है कृषि में बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं जीवन में व्यापक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान, किंतु इसके साथ अनेक चुनौतियां भी हैं। सरकार द्वारा इन्हें हल करने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार के विशेष संदर्भ में इसका उदाहरण देना है। तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि ये इसका डिस्कशन किया गया है। अब नेक्स्ट है जैविक खेती। जैविक खेती में हमें क्या पढ़ना है, तो जैविक खेती का परिचय, इसके उद्देश्य, इसके आगत, इसके द्वारा कदम क्या क्या उठाए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, इसकी वर्तमान चुनौती क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं और इसके समाधान क्या क्या हैं। तो वर्तमान में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए 2002 में ISOF यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, भारतीय जैविक खेती मानक जारी किया गया। जैविक खेती के लिए 2004 में NPOF यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजनाएं की शुरुआत की गई तथा तब से लेकर अब तक जैविक खेती के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। जैविक खेती का
तत्व प्राकृतिक अवशेष का उपयोग कर की जाने वाली खेती से है। वर्तमान में रासायनिक खेती की समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार कार्बनिक जैविक अवशेषों का मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। तो जैविक खेती का क्या तात्पर्य है कि प्राकृतिक जो भी अवशेष हैं उनका उपयोग करके की जाने वाली खेती। जैविक खेती को मुख्य 3 रूपों में प्रचलन है। पहला है शुद्ध जैविक खेती, दूसरा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और तीसरा है समेकित हरित क्रांति। तो शुद्ध जैविक खेती के तहत ISOF का पूरी तरह पालन किया जाता है और इसके तहत 2 प्रकार के आगतों का प्रावधान होता है। शुद्ध जैविक खेती में क्या है, तो आगत इसके 2 प्रकार के दिए गए हैं, उर्वरक और दूसरा है कीटनाशक। और उर्वरक में क्या है, तो फसल के अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक का प्रयोग रासायनिक कीटनाशक, कार्बनिक कीटनाशक और जैव का उपयोग किया जाता है। रासायनिक जो उर्वरक हैं वो हैं NPK, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो शुद्ध जैविक खेती में इसका उपयोग नहीं किया जाता है रासायनिक उर्वरक का। और कार्बनिक और जैव जो उर्वरक हैं इनका उपयोग शुद्ध जैविक खेती में कार्बनिक और जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक उर्वरक कौन कौन से हैं, तो पशु पौधों का अवशेष का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर, केंचुआ खाद, बायोमास, तो ये सारे उपयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक कौन से हैं, तो इन्हें बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। और सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैसे कि राइजोबियम, गाइकोराइजा, एजोला, नील हरित शैवाल, एजेटोबैक्टर इत्यादि ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में बृहद एवं सूक्ष्म तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब कीटनाशक के बारे में दिया गया है, तो कीटनाशक 2 तरह के इसमें दिए गए हैं। रासायनिक कीटनाशक जैसे कि एंडोसल्फान, सल्फास, DDT, एल्ड्रीन, जैविक खेती में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्बनिक कीटनाशक जैसे कि नीम का अवशेष, अन्य पौधे जिन्हें पशु नहीं खाते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। जैव कीटनाशक में बड़े कीटभक्षी जैसे सांप, नेवला, बाज, गिद्ध इत्यादि, छोटे कीटभक्षी जैसे बैसिलस, यूरिया के लिए BT, ट्राइकोमा, सीडोमोनास, PSB, तो ये कौन से हैं, ये जैव कीटनाशक हैं। और कार्बनिक कीटनाशक, इन सभी का उपयोग जैविक खेती में किया जाता है और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध जैविक खेती के इन व्यवहारों के साथ साथ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट 2020-21 में इसे बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आगतों का खेती के लिए उपयोग किया जाता है और इससे रासायनिक उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है और यह छोटे और सीमांत क्षेत्रों के लिए, जिलों के लिए अनुकूल है। समेकित हरित क्रांति के तहत समेकित तत्व प्रबंधन तथा समेकित कीट प्रबंधन व्यवहार का उपयोग किया जाता है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, तो रासायनिक तथा कार्बनिक उर्वरकों का संतुलित इसमें उपयोग किया जाता है। नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग एक श्रेष्ठ उदाहरण है। खाद्यान्न सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेती को इस स्वरूप में किया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ये सहायक है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, अधिक पोषक युक्त, देर से खराब होते हैं, इसमें अवशिष्ट कम होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में यह सहायक है। छोटे एवं सीमांत किसानों का अनुकूल है, जो भारत एवं बिहार में 80% से भी अधिक हैं। तो ये जो है ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनुकूल है, क्योंकि छोटे और सीमांत किसान बिहार जैसे राज्यों में 80% से भी अधिक है और वो ज़्यादा महंगे वाले क्या कर सकते हैं। तो ये जैविक खेती को ये बढ़ावा देंगे तो इनमें क्या होगा, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं होगा। जैविक खेती से जैविक उर्वरकों का उपयोग कर पाएंगे, तो जो कि उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त के लिए उठाए जाने वाले कदमों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है केंद्र सरकार के द्वारा किए गए उपाय और दूसरा है राज्य सरकार के द्वारा किया गया उपाय। तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, तो अनेक समस्याओं की भागीदारी, जैसे कि कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, NCOF यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसका सेंटर गाजियाबाद में है, राष्ट्रीय जैव, अनेक निजी कंपनियां एवं संस्थाएं इत्यादि। अब केंद्र सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं, तो NPOF यानी कि जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, क्लस्टर योजना, FPO, VPO, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जैविक खेती की स्थिति में सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। यह बजट 2018-19 में कहा गया था कि 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अगर जैविक खेती की जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा।
MIDH यानी कि समेकित बागवानी विकास मिशन, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्यों द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देना। बिहार सरकार द्वारा राज्य के 38 जिलों में कम से कम एक गांव को जैविक गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोवर्धन पशुओं के गोबर की सुरक्षा। जैविक गांव में क्या किया गया है, तो योजनाओं का निर्धारण जिसमें जैविक खेती के बारे में जानकारी एवं कौशल का अभाव, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधनों का कम उपयोग और जो है महंगे आगत का विकल्प इसमें है। इसके अलावा योजना का क्रियान्वयन में क्या क्या किया गया है, तो किसानों को प्रशिक्षण, जागरूकता तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। केंचुआ खाद्य तथा अन्य आगतों के लिए सब्सिडी दिया गया है। मानकीकरण तथा विपणन सुनिश्चित करने का विकास भी किया गया है। राष्ट्र के इन उपायों से देश में जैविक खेती को बढ़ावा सरकार के इन उपायों से देश में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। राज्य सरकार द्वारा अब क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये जैविक खेती के लिए, तो बिहार राज्य जैविक मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत बिहार राज्य के 12 जिलों में जैविक कॉरिडोर के विकास का निर्णय लिया गया। वर्ष 2019 से 2020 से लेकर 21-22 तक के 3 वर्षों के लिए 156 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रति एकड़ 11,500 रुपये सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वर्मी कंपोस्ट के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान। राज्य में जैविक प्रमाणीकरण के लिए BSS-OCS सक्रिय है। यह कार्य निःशुल्क स्थिति किया जा रहा है। तृतीय कृषि विकास रोड मैप के तहत जैविक खेती को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में अपनाया गया। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के किनारे गांव क्लस्टर योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इनमें फल एवं मुख्य रूप से सब्जी उत्पादन भी शामिल है। केंद्र एवं राज्य सरकार के इन उपायों से देश में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। सिक्किम जो है 100% क्या है, तो जैविक राज्य बन चुका है। 30,934 क्लस्टर का विकास किया गया है और इसमें 6.19 लाख हेक्टेयर तथा 15.47 लाख किसानों को इससे लाभ हुआ है। जैविक उत्पादों के लिए अलग से वेब पोर्टल विकसित किया गया है। बिहार में 21,000 एकड़ जैविक खेती का लक्ष्य रखा गया है 2021-22 तक के लिए। इस प्रकार विकास के साथ जैविक खेती की अनेक चुनौतियां हैं, जैसे कि जैविक खेती से संबंधित दक्षता एवं जागरूकता में कमी है। मानकीकरण एवं विपणन से संबंधित ढांचे का अभाव है। गोबर तथा अन्य ऐसे अवशेषों का अन्यत्र उपयोग जैसे कि जलावन के रूप में किया जाता है। उत्पादकता के प्रभावित होने की आशंका इसमें रहती है। वर्तमान में भारत की जरूरत उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए BSS-OCA जैसी संस्थाओं का विकास किया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उज्ज्वला जैसी योजनाओं से खाद्यान्न ईंधन की उपलब्धता करवाई जा रही है। ई-कॉमर्स के रूप में जैविक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और APEDA द्वारा निर्यात भी किया जा रहा है। जैविक उत्पाद लोगो भी विकसित किया गया है। इस प्रकार इन उपायों के माध्यम से धारणीय खेती के क्रम में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि जैविक खेती से क्या समझते हैं, यह किस प्रकार दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसे बढ़ावा देने वाले कदमों की चर्चा करें, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है खाद्य प्रसंस्करण का। इसमें दिया गया है इसका परिचय, खाद्य प्रसंस्करण के घटक, इसके उद्देश्य, इसके उपाय, केंद्र तथा राज्य सरकार, इसकी चुनौतियां, इसके समाधान और आगे का रास्ता। ये खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ टॉपिक है। 2019-20 के लिए कुल अनाज के उत्पादन का अनुमान 29.66 करोड़ टन तथा बागवानी उत्पाद 31.55 करोड़ टन है। पशु उत्पाद के मामले में भी भारत की स्थिति अग्रणी है, जैसे दूध उत्पादन में प्रथम, इस प्रकार मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसमें अनाजों की उत्तरजीविता महीनों से सालों तक है, जैसे गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि। इनके विपरीत बागवानी एवं पशु उत्पाद खराब होने वाले होते हैं और ये कुछ घंटों से कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार बिहार में ऐसे उत्पादों के खराब होने की दर लगभग 30% है। अखिल भारतीय स्तर पर सिर्फ 10% खाद्यान्नों का ही प्रसंस्करण हो पाता है और दूध के मामले में यह अनुपात लगभग 35% है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कच्चे उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाता है और इससे इनकी उत्तरजीविता में भी वृद्धि होती है। खाद्य प्रसंस्करण के अनेक उद्देश्य भी हैं, जैसे मूल्यवर्धन, किसानों की आय में वृद्धि, अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ावा देना, खराब होने की दर में कमी, रोजगार के अतिरिक्त अवसर, खाद्य सुरक्षा, अतिरिक्त आर्थिक क्रिया को बढ़ावा, राजस्व में भी इससे वृद्धि होती है और प्रोटीन मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जाता है। कृषि का निगमीकरण किया जाता है। इन उद्देश्यों की पृष्ठभूमि से मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण में शामिल
मुख्य उत्पादों में चाय, कॉफी, बेकरी, डेयरी उत्पाद, शुगर एवं मसाले, चावल एवं गेहूं से संबंधित उत्पाद, पेय पदार्थ जैसे शराब एवं अन्य शीतल पेय पदार्थ, नवजात शिशु आहार, अंडा तथा मछली उत्पाद, डब्बाबंद आहार, स्वास्थ्य सहायक आहार, पशु आहार एवं पालतू पशु आहार आदि खाद्य प्रसंस्करण के तहत इन उत्पादों का भंडारण, परिवहन एवं विपणन भी शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए बढ़ावा देने के लिए किया जाने वाला जो उपाय है, तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। जैसे केंद्रीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, पेडा है, नाबार्ड है, नाफेड है, ट्राइफेड है, फसाई तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थान हैं। राज्य स्तर पर कार्यरत क्या क्या है, तो राज्य स्तर में कृषि एवं उद्योग विभाग कार्यरत है। केंद्रीय स्तर पर ऐसे उद्योग प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं, जबकि राज्य स्तर पर यह द्वितीय क्षेत्र का भाग के है। तो खाद्य प्रसंस्करण से जो विभाग आधारित है, तो राज्य स्तर पर यह तृतीय क्षेत्र में इसे माना जाता है, जबकि केंद्र के स्तर पर इसे प्राथमिक क्षेत्र का यह भाग है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम, और दूसरा है राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम। तो मई 2017 में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई, और इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना। जैसे प्रारंभ में इस योजना के तहत निवेश के लिए 6,000 रुपये का प्रावधान किया गया। इस योजना में से लगभग 20 लाख किसानों को लाभ मिला है, 5,30,00,000 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिले हैं, 1 लाख करोड़ से अधिक प्रसंस्करित खाद्यान्नों का उत्पाद आया है। कृषि उत्पाद के वेस्टेज को कम करना, और इस योजना के अनेक घटक हैं, जैसे मेगा फूड पार्क, फूड क्लस्टर की स्थापना, मिनी फूड पार्क, शीत श्रृंखला का विकास, इनमें भंडारण तथा परिवहन दोनों शामिल है। मानव संसाधन का विकास, सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का पालन और ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से। मेगा फूड पार्क सबसे महत्वपूर्ण घटक है, और इस योजना को जिसे हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया गया है। अब दिया गया है केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, मेगा फूड पार्क, इसमें दिया गया फॉरवर्ड लिंकेजेस में दिया गया प्रसंस्करित उत्पाद का विपणन, कच्चे माल की आपूर्ति बैकवर्ड लिंकेजेस में दिया गया है। इसके अलावा प्राथमिक प्रसंस्करण के केंद्र, खेत संग्रह केंद्र, ये सारे सब शामिल किए गए हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक, जिसमें F1, F2 और F3, F1 में उत्पादन, F2 में किसान को रखा गया है। तो ये सारे कुछ दिए गए हैं। अब PPC में क्या गया है, शीत भंडारण, ग्रेडिंग, वैक्सीन वेंडिंग इत्यादि, ये पैकिंग, ये सब इत्यादि शामिल होते हैं। NIFTEM, तो इसका क्या क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। और इसमें क्या है, दूसरा है IIFPT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इनके अलावा मानव संसाधन के लिए PMKY के तहत भी कदम उठाए जा रहे हैं। अनेक निजी संस्थाएं भी कार्यरत हैं इसमें। ITI तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। मेगा फूड पार्क में सुरक्षा एवं गुणवत्ता के लिए फसाई कार्यरत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत खाद्यान्न कानून की दिशा में कार्य किया जा रहा है तथा विश्व स्तर पर स्वीकृत खाद्यान्न मानक एवं व्यवहार को क्रियान्वित किया जाना। इनमें GHP को अपनाना, यानी कि गुड एज प्रैक्टिस, अच्छा स्वाद व्यवहार, स्वच्छ व्यवहार, GHP का पालन, फसाई मानकीकरण, ISO का मानकों का पालन, AG मार्क का पालन, जो कि AG मार्क कहाँ लगाया जाता है, तो खाद्यान्न वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बिहार जैसे राज्यों में खगड़िया तथा रोहतास जैसे शहरों में मेगा फूड पार्क की स्थापना तथा इनके अलावा पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा में मिनी फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है। इन शहरों में विभिन्न प्रकार के फलों, बिस्किट, सब्जियां, बेकरी, डेयरी, चावल मिल, आटा मिल की स्थापना की गई है। शीत श्रृंखला विकास के तहत देश में भंडारण एवं परिवहन केंद्रों की स्थापना की गई। अब तक देश में कुल शीत श्रृंखला की स्थापना की गई है। इनमें बड़े स्टोरेज, छोटे कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रैक, वातानुकूलित ट्रेन चलाए जा रहे हैं। प्रसंस्करित खाद्यान्नों के विक्रय के लिए आधुनिक सुरक्षा सुविधा युक्त खुदरा दुकानों की भी स्थापना की गई है। इस कार्य में विदेशी निवेश एवं निजी निवेश की भी अनुमति दी गई है, और सहकारी संस्थाओं को भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के उपायों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा भी उपाय किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कृषि विकास रोड मैप के तहत खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर खाद्यान्नों को नष्ट होने को 30% से घटाकर 5% करने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रियायती पर कृषि भूमि, विभिन्न प्रकार के करों से छूट तथा सब्सिडी दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप योजना के तहत ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
बियाडा भी इस दिशा में सक्रिय है। बियाडा यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ये लगभग 50 केंद्र स्थापित है इसके राज्य में और यह कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देता है। चीनी मिलों को इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी जा रही है। डेयरी उद्योग के मामले में कॉम्फेड यानी कि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य मिल्क सहकारी संघ, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ये सक्रिय है। राज्य में इसकी सहयोगी संस्थाएं भी विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। इन उपायों के साथ खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है, किंतु इसके साथ अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति की समस्या, परिवहन एवं भंडारण की समस्या, असंगठित क्षेत्र की आर्थिक भागीदारी, कुशल मानव संसाधन का अभाव, उत्पादों के साथ गुणवत्ता की समस्या और प्रसंस्करित खाद्यान्नों के साथ मिलावट की समस्या पाई जाती है। इसके अलावा आधारित संरचना, विशेषकर बिजली की उपलब्धता की भी समस्या है। इन समस्याओं को केंद्र एवं राज्य स्तर पर दूर किया जा रहा है, जैसे वर्तमान में 24/7 मांग के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाती है। जनता में भी जागरूकता बढ़ी है। ई कॉमर्स की भागीदारी से विपणन की समस्या का समाधान हुआ है। मिलावट की समस्या की दिशा में भी सक्रियता बढ़ी है, जैसे हाल ही में CSE यानी कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन में शहद के 13 ब्रांड में मिलावट पाई गई, जिसमें इन कंपनियों को स्पष्टीकरण के लिए बाध्य होना पड़ा। तो क्वेश्चन ऐसे क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं? भारत में इसकी अनिवार्यता को स्पष्ट कर इस दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी चर्चा करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, और इसके बाद का हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।